हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में किसी भी तरह का कोई इंतशार पैदा हो, लेकिन आप तुले हुए इस बात के ऊपर कि घर घर में, घर मोहल्ले मोहल्ले में मस्जिदों पर झगड़े हों, कब्रस्तानों पर झगड़े हों और मुसाफिर खानों पर झगड़े हों, दीनी इदारों पर झगड़े हों। ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, मसला सिर्फ ये नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी जा रही है, मस्जिदें जा रही हैं, ईदगाहें जा रही हैं, कब्रस्तान जा रहे हैं, खानखाएँ जा रही हैं, मदरसे जा रहे हैं। आज जबकि वर्शिप प्लेसेस एक्ट मौजूद होने के बावजूद कितनी मस्जिदों पे क्लेम किया जा रहा है आप जानते हैं। अभी ज्ञान वापी का मसला चल रहा था, उसके बाद मथुरा का मसला शुरू हुआ, अभी संभल का मसला शुरू हो गया और ऐसी कई जगह हो रही है। तो जब आप वक्फ एक्ट में इतनी ड्रास्टिक तब्दीली कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये बात अच्छी तरह आप जानते हैं। हमारा मानना यह है कि ये सिर्फ ये नहीं होगा कि मस्जिद छीनी जाएगी, आप पूरे देश के अंदर अशांति पैदा कर देंगे, जगह जगह झगड़े होंगे, हर गली में, हर कूचे में, हर मोहल्ले में, हर शहर में ये माहौल पैदा कर देंगे। तो आप देश को किस रुख पर ले जाना चाहते हैं? ये गवर्नमेंट अगर पूरे देश के अंदर अशांति पैदा करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम का मसला खड़ा करना चाहती है, तो ये क्या देश के हित में है? ये हुकूमत ये चाहती है कि पूरी अशांति फैल जाए पूरे देश में। जब भी वक्फ तरमीमी बिल के अंदर कोई अमेंडमेंट तजवीज़ किया गया तो उस मौके पर मुसलमानों से ख़ास तौर से बात की गई। 2013 में जब यहाँ पे यूपीए की सरकार थी, उस मौके पर तो काफ़ी सेशंस हुए थे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के रिकमेंडेशन भी सामने रखे गए थे और उसके बाद वो अमेंडमेंट मंजूर किए गए थे। ये पहला मौका है कि बिल लाने से पहले कोई भी कंसल्टेशन नहीं हुआ कम्युनिटी के साथ में, और जब बिल पेश हो गया पार्लियामेंट में और जब अपोजिशन ने उस पर हंगामा किया और जेपीसी बनाई गई, तो जेपीसी ने लोगों से कहा कि भाई आप ईमेल के जरिए अपनी बात रखिए। तो हमने लोगों को मूव किया पूरे मुल्क में कि भाई हमको अपना पक्ष रखना चाहिए जेपी के सामने। जब ये ओपन किया गया, खुला गया है, तो हमें रखना चाहिए। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि सिर्फ पर्सनल लॉ बोर्ड की कोशिशों से 3.66 करोड़ लोगों ने अपने ईमेल भेजे और दूसरी संस्थाओं की कोशिशों से तकरीबन 5 करोड़ ईमेल जेपीसी के पास में गए। इसके बाद हम लोगों ने मुलाकातें की, तो जाहिर है कि जेपीसी ने तो शायद हमारे ना ईमेल देखे हैं ना हमने जो दिया था उसको देखा है। लेकिन जब जेपीसी के अंदर जो अपोजिशन के मेंबर्स थे, उन्होंने भी जो अमेंडमेंट सजेस्ट किए थे उन सब को रिजेक्ट कर दिया। कहीं डेमोक्रेसी में ऐसा होता है क्या? जो स्टेक होल्डर हैं, जो असल पार्टी है जिसको ये हिट करने जा रहा है, वो पार्टी रिजेक्ट कर रही है। पूरे देश के 20 करोड़ मुसलमानों ने रिजेक्ट कर दिया इस बिल को, लेकिन उसके बाद भी आप बिल को थोप रहे हैं और ये बात कह रहे हैं। कल भी मुझे अफसोस हुआ, जेपीसी के चेयरमैन साहब का जो स्टेटमेंट आया हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पटना की, कि पर्सनल लॉ बोर्ड चाहे कुछ भी करे, हम तो लाने वाले हैं इसको। और ये बात कि ये इससे ये भी देखिए अजीब व गरीब उनकी गुमराही फैलाई जा रही है। ये कहा गया कि ये जो बिल में संशोधन किए गए हैं, ये जो अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं, इससे गरीबों का फ़ायदा होने वाला है। हमें तो कोई चीज़ ऐसी नहीं नज़र आई उसके अंदर जिससे गरीबों का फ़ायदा होता है। उसमें यह कहा गया कि ये इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है। ट्रांसपेरेंसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये जो बिल है, जो हमारी आपत्ति है, हमारी जो बेसिक हमारा जो इश्यूज़ हैं, हमारी जो बेसिक शिकायत है वो ये है कि इसमें एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट यानी वक्फ जो एक्ट है, ये सिर्फ मुसलमानों के पास नहीं है। जितने इंडाउमेंट्स हैं इस मुल्क में, चाहे हिंदुओं के इंडाउमेंट्स हों, चाहे सिखों के इंडाउमेंट्स हों, चाहे ईसाइयों के इंडाउमेंट हो, हर इंडाउमेंट को ये प्रोटेक्शन हासिल है जो प्रोटेक्शन वक्फ को हासिल है। तो ये कहा जा रहा है कि वक्फ को कुछ स्पेशल पावर दे दिए गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप टेंपल के सिलसिले में, मठों के सिलसिले में जितने इस तरह के कानून बने हुए हैं, चाहे स्टेट लेवल बने हो या सेंट्रल लेवल बने हैं, सबको इसी तरह का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी इसी तरह का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो ये जो अमेंडमेंट लाए गए हैं, उनमें से बेसिक 3-4 अमेंडमेंट के बारे में बताना चाहता हूं मैं आपको, हमारी आपत्ति क्या है। पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि इसके अंदर एक क्लॉज है वक्फ बाय यूजर, यानी जो प्रॉपर्टी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ की हैसियत से, लैंड रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में और आपके वक्फ बोर्ड के पास में, लेकिन वो वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। मस्जिद है, नमाज हो रही है, सैकड़ों साल से नमाज हो रही है,
कब्रिस्तान है वहाँ दफन किए जा रहे हैं मुर्दे, दरगाह है वहाँ पे लंबे अरसे से है। तो जाहिर है कि पिछले सदियों में रजिस्ट्रेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन वो चूंकि वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रही है इसलिए वो वक्फ है। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ये शिक है मौजूदा वक्फ एक्ट के अंदर। अभी गवर्नमेंट ने उसको निकाल दिया। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है पूरे देश के अंदर, मस्जिदें हैं जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, वो ख़त्म हो जाएंगी, चले जाएंगी, कब्रिस्तान चले जाएंगे। तो ये एक हमारी बुनियादी ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर में। दूसरा ऑब्जेक्शन हमारा ये है कि हमारे देश के अंदर लॉ ऑफ लिमिटेशन है, लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन, कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर किसी की प्रॉपर्टी पे किसी और आदमी ने कब्जा कर रखा है और 12 साल तक कब्जा है और उसने जिसकी प्रॉपर्टी उसने उसको चैलेंज नहीं किया है, तो 12 साल के बाद वो प्रॉपर्टी जिसने कब्जा किया उसकी हो जाती है। लेकिन वक्फ को, मुसलमानों के वक्फ को, हिंदुओं के वक्फ को, सिखों के वक्फ को ये एग्जम्पशन हासिल है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन उन पे अप्लाई नहीं होगा। मौजूदा बिल के अंदर से लॉ ऑफ लिमिटेशन के एक्सेप्शन को ख़त्म कर दिया गया। तीसरी बात यह है कि वक्फ के सिलसिले में यह कानून है कि वक्फ को चलाने के लिए 2 संस्थाएं हमारे यहाँ होती हैं वक्फ एक्ट के मुताबिक, एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और एक वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि उसके जितने मेंबर होंगे, चाहे वो पार्लियामेंट से आ रहे हों, चाहे असेंबली से आ रहे हों, चाहे बार काउंसिल से आ रहे हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी से आ रहे हों, सबका मुसलमान होना जरूरी है। अब ये चीज़ हटा दी गई और उसमें पहले लोग इलेक्ट होके आते थे, बार काउंसिल से इलेक्ट होके आते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करके भेजते थे। अब वो इलेक्शन का भी मामला ख़त्म कर दिया, अब नॉमिनेटेड मेंबर होंगे और उसमें 2 गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम कंपल्सरी उसके मेंबर होंगे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के भी और ट्रस्ट आपके वक्फ बोर्ड के भी, और बाकी लोग भी हो सकते हैं, इसलिए कि वो शर्त ही खत्म हो गई कि अब वो मुसलमान होना है। तो ये सिर्फ मुसलमानों का हासिल नहीं है, आप जितने टेंपल के ट्रस्ट मौजूद हैं, जितने टेंपल के वक्फ मौजूद हैं, मठों के वक्फ मौजूद हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हर जगह ये शर्त है कि उसका मेंबर अगर गुरुद्वारे का मामला है तो सिख होगा, अगर हिंदुओं के टेंपल का मामला है तो हिंदू होगा। वो शर्त अब वक्फ में से हटा दी गई। तीसरी बात यह है, हमारा ऑब्जेक्शन इस पर यह भी है कि पहले गवर्नमेंट के का भी कोई डिस्प्यूट होता था वक्फ से तो वक्फ बोर्ड उस पर ट्रिब्यूनल बनाता था, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो ये है कि वक्फ के यानी इस नए अमेंडमेंट के अंदर एक अमेंडमेंट ये लाया जा रहा है कि इसमें गवर्नमेंट की भी एक एंट्री है। वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, वो कोई सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी हो सकती है। अगर उसका कोई क्लेम है वक्फ की किसी प्रॉपर्टी के ऊपर में, तो उसका सेटलमेंट अब वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, बल्कि वो करेगा अब कलेक्टर या डीएम उसके पास जाएगा, और डीएम अगर ये कह देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो फिर वक्फ बोर्ड से स्टेट गवर्नमेंट ये कहेगी कि आप अपने यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए। तो ये जो प्रॉब्लम है कि आज भी बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट के कब्जे हैं। अगर ये कानून बन गया तो उसके बाद आप देखिएगा कि बहुत सारी प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट ही हड़प कर लेगी। इसी तरह से इसमें एक बात ये लाई जा रही है कि अगर कोई वक्फ की करना चाहता है, कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता है, तो उसके लिए उन्होंने ये शर्त लगा दी कि वो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा। इसका फैसला कौन करेगा, कौन आदमी प्रैक्टिसिंग है कौन नहीं है, और ये एक एडिशनल की क्लॉज इसमें ला ली जा रही है। तो हमारा कहना ये है कि ये जितने प्रोविजंस है, मैं तो सबके बारे में बात कर सकता हूँ आपसे, 44 के 44 प्रोविजन के, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्शन है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। एक और बात उसमें यह है कि कोई पहले नॉन मुस्लिम भी वक्फ कर सकता था कोई प्रॉपर्टी अपनी, मस्जिद के लिए भी, कब्रिस्तान के लिए भी, अब वो नॉन मुस्लिम नहीं कर सकेगा, ये इसमें एक क्लॉज लाया गया। फिर एक बात ये भी है कि पहले वक्फ की प्रॉपर्टी में हर 10 साल के बाद वक्फ बोर्ड जो है वो सर्वे करवाता था। अब सर्वे कमिश्नर अपॉइंटमेंट का इख्तियार वक्फ बोर्ड से लेकर अब जो है वो कलेक्टर के हाथ में दिया जा रहा है, डीएम के हाथ में दिया जा रहा है। फिर एक और बात यह है कि वक्फ की प्रॉपर्टी के सिलसिले में ये जो सीईओ होता है, चाहे वो वक्फ बोर्ड में हो, चाहे वो आपके सेंट्रल वक्फ काउंसिल में है,
CEO भी कभी मुसलमान होना शर्त थी, अब वो मुसलमान होने की शर्त भी हटा दी गई। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो वक्फ के सिलसिले में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, हम इसलिए डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि आपने हिंदू हम नहीं कह रहे कि आप हटाइए, इसलिए कि हम समझते हैं कि उनको भी हासिल होना चाहिए, लेकिन जो प्रोटेक्शन हिंदू इंडाउमेंट को हासिल है, जो प्रोटेक्शन सिख इंडाउमेंट को हासिल है, आप मुस्लिम इंडाउमेंट से वो चीज़ें छीन रहे हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन। अब ये मुझे बताइए आप कि इसमें कहाँ से ये बात आती है कि हम वक्फ की प्रॉपर्टी जायदादों से जो है गरीबों का फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि पिछली गवर्नमेंट ने यूपीए की मनमोहन सरकार ने एक और प्रोविज़न पैदा किया था, वो वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, कि ऐसी बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी जो ऐसी पड़ी हुई है, बंजर है, कोई इस्तेमाल में नहीं आ रही है, उनको डेवलप करके उनके को उससे अच्छा किराया वसूल करके वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ाई जाए। वक्फ डेवलपमेंट काउंसिल पे इस गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया, और जितने अमेंडमेंट किए गए थे 2013 में उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया। तो हमारा कहना सिर्फ ये है कि वक्फ के बारे में हम लोग इतने हसास क्यों हैं। ये सवाल आपका पैदा हो सकता है कि भाई आप इतनी आपत्ति क्यों है, आपको इतने बेचैन क्यों है, आप इतना इस्तराब की इसलिए आपको। देखिए, मसला सिर्फ ये नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी जा रही है, मस्जिदें जा रही हैं, ईदगाहें जा रही हैं, कब्रिस्तान जा रहे हैं, खानखाएँ जा रही हैं, मदरसे जा रहे हैं। आज जबकि वर्शिप प्लेसेस एक्ट मौजूद होने के बावजूद कितनी मस्जिदों पे क्लेम किया जा रहा है आप जानते हैं। अभी ज्ञानवापी का मसला चल रहा था, उसके बाद मथुरा का मसला शुरू हुआ, अभी संभल का मसला शुरू हो गया, और ऐसी कई जगह हो रही है। तो जब आप वक्फ एक्ट में इतनी ड्रास्टिक तब्दीली कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये बात अच्छी तरह आप जानते हैं। हमारा मानना यह है कि ये सिर्फ ये नहीं होगा कि मस्जिद छीनी जाएगी, आप पूरे देश के अंदर अशांति पैदा कर देंगे, जगह जगह झगड़े होंगे, हर गली में, हर कूचे में, हर मोहल्ले में, हर शहर में ये माहौल पैदा कर देंगे। तो आप देश को किस रुख पर ले जाना चाहते हैं? ये गवर्नमेंट अगर पूरे देश के अंदर अशांति पैदा करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम का मसला खड़ा करना चाहती है, तो ये क्या देश के हित में है? तो हमने ये अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जितने रास्ते अवेलेबल थे सबका इस्तेमाल किया। अब आखिरी चारागाह के तौर पर हमने ये फैसला किया कि हमने अभी 8 तारीख को एक बड़ा धरना दिया है विजयवाड़ा में। कल हमारी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पटना के अंदर, और हमने अभी अनाउंस कर दिया था कि हम 13 तारीख को जंतर मंतर पे भी धरना कर रहे हैं। जंतर मंतर पे धरना करने के में हमारी कोशिश ये थी कि उसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी आएँ, दूसरे धर्मों के लोग भी आएँ, और साथ साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आए। बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वादा कर लिया था उसमें आने का, लेकिन कल ही इत्तला मिली कि 13 तारीख को होली की वजह से हॉलीडे डिक्लेयर हो रही है पार्लियामेंट की। चूँकि होली रात में 13 तारीख की रात में जलाई जाती है, तो हमने जब 10 तारीख के लिए मांगा था जगह, तो पुलिस कमिश्नर के यहाँ से ये कहा गया था डिप्टी DCP पार्लियामेंट स्ट्रीट से कि आप 10 को नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि आपको 10 दिन पहले एप्लीकेशन करनी चाहिए थी। तो होते होते वो 13 तारीख अनाउंस दी गई थी। तो 13 तारीख की दी गई थी। उस वक्त भी हमारे जहन में नहीं आया था कि उस दिन होली का त्यौहार है या होली का दहन होने वाला है। तो फिर भी हमने ये कहा था कि हम 1 बजे तक वो सब मामला ख़त्म कर देंगे और हम 1 बजे लोगों को लौटा देंगे। लेकिन जब अब पार्लियामेंट को भी छुट्टी कर दी गई और बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिन्होंने कहा था हमसे कि हम आएंगे उस प्रोग्राम में, तो उन्होंने ही ये हमसे गुजारिश की कि आप इसको आगे बढ़ा दीजिए। तो अब हम 17 तारीख को जंतर मंतर पे धरना कर रहे हैं, और उसमें जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी भी हमारी पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमात इस्लामी है, जमतुलमा है, जमीयत अहले हदीस है, मिली काउंसिल है, मुशावरत है, इनकी जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको हमने बुलाया है, और सिविल सोसाइटी के लोगों को बुलाया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाया है। तो हम एक चाहते ये कि इस देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो अपनी बात रखे विस्तार के साथ में हुकूमत सामने। हो सकता है कि शायद बर्फ़ पिघले और हुकूमत को समझ में आ जाए कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक खेल वो खेलने जा रही है। हम समझते हैं कि ये एक पूरी कम्युनिटी पे अटैक है। बीजेपी का तो जो तरीक़ा है वो आप जानते हैं कि किस तरह से समाज को बांट कर
वोट हासिल करने की कोशिश की जाती है, वह घृणा पैदा की जाती है, नफरत पैदा की जाती है, कम्युनल टेंशन पैदा किए जाते हैं। लेकिन कम से कम हम ये महसूस करते हैं कि जो अलाइज पार्टीज़ हैं, बीजेपी की, जनता दल यू है, और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, रामविलास पासवान की पार्टी है, आरएलडी है, कम से कम ये पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, ये पार्टियां कम से कम इस डिविजिव एजेंडे को सपोर्ट नहीं करेंगी। और यही वजह है कि हमने जाके भी मुलाकात की और प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से भी अपनी बात उन तक पहुंचा दी। और अब फाइनल तरीक़ा यह है कि हम ये 17 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर से भी अपनी बात देश के सामने भी और इसके साथ साथ पार्लियामेंट के सामने भी, रूलिंग पार्टी के सामने भी और अपोजिशन पार्टी के सामने भी विस्तार के साथ रखेंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 अब वो पूरे प्रोसेस से गुजर कर पार्लियामेंट में पेश होने वाला है। हमें जो तवक्को थी, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमने इतने बड़ी तादाद में ईमेल भेजे हैं, करोड़ों की तादाद में, हमने जेपीसी से कई लोगों ने मुलाकातें की हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी, और जितनी मुसलमानों की संस्थाएं हैं उन्होंने दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर जहाँ जहाँ भी जेपीसी गई वहाँ लोगों से मुलाकात करके उनसे ये बात कही कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये हमारे नज़दीक, हमने जो उसका विश्लेषण किया है उससे हम इस नतीजे पहुँचे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को पूरी तरह से ख़राब करता है, उसको तबाह करता है, उसको हड़प करने का ये रास्ता खोलता है। हमने एक एक संशोधन के ऊपर में जितनी तरमीमात आई थी, एक एक संशोधन का विश्लेषण किया और एक बहुत ही कंप्रेहेंसिव किस्म का डॉक्यूमेंट 211 पेज का उनको सबमिट किया था जेपीसी। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चूँकि जेपीसी बनाई इसलिए गई थी कि जो आशंकाएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो असहमति है वो उनके सामने आए और फिर उसके बाद उसको सम्मान करते हुए उसमें वो संशोधन करें, तरमीमी बिल के अंदर यानी अमेंडमेंट बिल में भी मज़ीद संशोधन करें। हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मुलाकातें की, हमने जितने भी पार्टीज़ हैं उनके ज़िम्मेदारों से मुलाकात की, हमने बीजेपी की जो अलाइज पार्टी है उनसे मुलाकात की, चंद्रबाबू नायडू जी से मुलाकात की, नीतीश कुमार जी से मुलाकातें हुई। इसके अलावा जेपीसी के अंदर जो अपोजिशन के मेंबर्स थे उनसे भी अलग अलग मुलाकातें की गई और हमने अपना पूरा पक्ष उनके सामने रखा। और हमारे सामने भी यानी जेपीसी के जो मेंबर है उन्होंने हमारी बातों से सहमति जताई थी। इवन जब हमने पेश हुए थे जेपीसी के सामने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उस वक्त उसी मीटिंग में लोगों ने ये कहा था कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है इसने एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रखती है कि आपका क्या ख्याल है कि इस तरमीम बिल से क्या नुकसान होने वाला है। हमें ये तवक्को थी, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना कुछ एक्सरसाइज करने के बाद शायद जेपीसी की जो रिपोर्ट सबमिट होगी उसमें हमारी बातों का लिहाज रखा जाए। हमारी बातों का तो लिहाज नहीं रखा गया, बल्कि जो अपोजिशन के मेंबरान थे उन्होंने भी 44 अमेंडमेंट में 44 अमेंडमेंट मूव किए थे, लेकिन वो तमाम रिजेक्ट कर दिए गए। देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जब भी कोई बिल आता है पार्लियामेंट के अंदर या कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्ट किया जाता है। सेकुलर मुल्क का मतलब ये है कि सबको अपने अपने मज़हब पर, अपनी रिवायात पर, अपने अक़ीदे पर, अपनी तरीक़े से ज़िंदगी, रिलीजियस ज़िंदगी, समाजी ज़िंदगी गुजारने का पूरा पूरा हक़ हासिल है। लेकिन ऐसा लगता है कि और ये हुकूमत ये चाहती है कि पूरी अशांति फैल जाए पूरे देश में। हिंदुस्तान का मुसलमान ये चाहता है कि इस मुल्क में शांति बहाल रहे, अमन बहाल रहे, और इसके लिए हमने जो भी डेमोक्रेटिक तरीक़े हो सकते थे गवर्नमेंट को समझाने के और एलाइज पार्टियों को समझाने के, वो तमाम तरीक़े हमने इख्तियार किए। आखिर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह फ़ैसला किया कि हम एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा करेंगे जिसमें एलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी और उसमें नॉन मुस्लिम भी होंगे और मुसलमान भी होंगे, मेंबर पार्लियामेंट भी होंगे, मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी होंगे, अपोजिशन पार्टियों के भी होंगे, दीगर पार्टियों के भी होंगे,
लेकिन साथ ही साथ सिविल सोसाइटी के जो आला क्लास के लोग हैं वो भी रिप्रेजेंट करेंगे अपने अपने ग्रुप को, अपनी सोसाइटी को और अपनी कम्युनिटी को। ये एक हमारा प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम के तहत में जब इत्तला मिली कि भाई ये प्रोग्राम अब 13 तारीख को नहीं हो सकेगा, इसलिए कि 13 तारीख को होली है और उसकी वजह से पार्लियामेंट की भी छुट्टी की जा रही है, तो हमने इसको एक्सेप्ट किया है और हमने 17 तारीख का अब ऐलान कर रहे हैं कि यही धरना 10 बजे से लेकर 2 बजे तक 17 तारीख को जंतर मंतर पर होगा। हम आप हजरात के ज़रिए ये बात पहुंचा देना चाहते हैं कि कोई भी बिल बनता है या कोई भी बिल पार्लियामेंट में आता है तो उसका एक प्रोसेस होता है बिल तैयार करने का। जब ट्रैकिंग रिकॉर्ड देखें कि आज तक ये पता नहीं चल सका है कि इस बिल की प्रिपरेशन कब से शुरू हुई, कब ख़त्म हुई, कौन सी कमेटियां बैठी, किस किस डिपार्टमेंट ने, किन किन ऑफिसर ने इसमें हिस्सा लिया, कुछ नहीं। ये एक बिल्कुल खामोश तरीके से तैयारी की गई और लाकर थोप दिया गया। जबकि आज की तारीख में सेंट्रल वक्फ काउंसिल जिसको इसमें पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए, उसका कहीं इन्वॉल्वमेंट ही नज़र नहीं आता। वो एक तरीके से डिफेक्टिव होकर रह गई है। तो आज की तारीख में ये अंदाज़ा होता है कि हुकूमत किसी भी हाल में इसको थोप देना चाहती है। हमारा कहना हुकूमत से ये है कि आप ज़रूर, आपको इख्तियार, आप अमेंडमेंट लेकर आइए, लेकिन इस मुल्क की इतनी बड़ी आबादी, 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी, उसके एहसासात को और उसकी सोच को कम से कम रेस्पेक्ट देना चाहिए। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में किसी भी तरह का कोई इंतशार पैदा हो, लेकिन आप तुले हुए हैं इस बात के ऊपर कि घर घर में, घर मोहल्ले मोहल्ले में मस्जिदों पर झगड़े हों, कब्रस्तानों पर झगड़े हों और मुसाफिर खानों पर झगड़े हों, दीनी इदारों पर झगड़े हों। ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और कोई भी मुल्क, मैं आप भी ज़्यादा समझते हैं, मैं भी समझता हूँ इस चीज़ को, इंतशार और डिस्टर्बेंस की हालत में कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर सकता। अमन और शांति की हालत में तरक्की कर सकता है। हम इस देश की तरक्की चाहते हैं, हम विकसित भारत देखना चाहते हैं, हम डेवलप इंडिया देखना चाहते हैं, लेकिन क्या ये हमारा ख्वाब क्या इन्हीं हालात में पूरा होगा? नहीं हो सकता। हम ये चाहते हैं हुकूमत से और बहुत एहतराम से ये बात कहना चाहते हैं कि यकीनन इक़्तिदार आपके हाथ में, डिसीजन आपके हाथ में, लेकिन आपने पूरा प्रोसेस को एक एंटी मुस्लिम एनवायरनमेंट क्रिएट करके और बेचारे भोले भाले हिंदुओं को भी ये बात समझा दी है कि ये देश के हित में है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ हमारे हिंदू भाइयों से भी कि ये देश के हित में नहीं है ये अमेंडमेंट, बल्कि देश के ख़िलाफ़ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम उसकी 42 जो अमेंडमेंट हैं उनकी मुखालफत करते हैं और कोई भी इसमें एक दफ़ा ऐसी नहीं है जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो। हमने जब, मैं खुद ही मौजूद था जब पार्लियामेंट में जगदम्बिका पाल जी के सामने हमने रिप्रेजेंट किया, JPC के सामने, तो उन्होंने गवर्नमेंट के जो MPs थे, मतलब जो गवर्नमेंट के MPs थे और अपोजिशन के जो MP हैं, सब ने मिलकर ये बात कही कि अब तक इतना एक्सक्लूसिव और इतना गोया के डिटेल डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास नहीं आया है जिसमें सारा मसला मुसलमानों का क्लियर हो जाए कि मुसलमान क्या चाहता है। बहरहाल हमने ये बात कही है और हम इस बात को अपने एहतजाज के ज़रिए, जो कि हमारा एहतजाज 17 तारीख को होगा और पुरअमन होगा और शांति तरीके से होगा, और हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में शांति बरकरार रहे। इसलिए हम हुकूमत से ये साफ साफ ये बात कहना चाहते हैं कि वो अपना जो रवैया है उसको तब्दील करें। ये इस कंट्री के हक़ में है, इस देश के हक़ में है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी डिमांड को माने और इस बिल को वापस ले लें। यही हमारी डिमांड है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।